ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नौकरी ही रह गई है, उद्यमिता नहीं है, उसमें पुरुषार्थ नहीं है, उसमें राष्ट्र गौरव नहीं है, उसमें अतिशय व्यक्तिवाद भर गया है और विचारों में अपने हितों के लिए किसी तरह के समझौता करने के लिए बड़े मुद्दों पर भी एक मानस दिखाई पड़ने लगा है। इन प्रवृत्तियों को हटाने के लिए हमें बहुत ही सुगठित सुव्यवस्थित रूप से काम करना है। भारतीय शिक्षा बोर्ड का विजन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पहला वो टेक, आपका विजन क्या था कि इस वक्त नई शिक्षा व्यवस्था के बीच में भारतीय शिक्षा बोर्ड को लेकर आए, उस विजन के साथ? हम बिना किसी लाभ के भारत की शिक्षा को केंद्र में स्थापित करने के लिए हम पूरा वित्त पोषण करने को तैयार हैं और वैचारिक रूप से भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसलिए भारत सरकार ने पतंजलि योग पीठ को स्पॉन्सर बॉडी के रूप में चयनित किया। दुनिया को बचाने के लिए बहुत बड़ा मैसेज है भारतीय प्राचीन सभ्यता, अगर हम देखें उसको किस तरीके से भारतीय शिक्षा बोर्ड अपने रोड मैप के अंदर लेकर आया है। जो हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, इसका तो मेजर कंट्रीब्यूशन भारत से ही अरब गया, अरब से यूरोप गया। नहीं मालूम था, हमें नहीं मालूम था कि ज्योमेट्री पाइथागोरस से नहीं बौधायन से शुरू हुई। हमें नहीं मालूम था कि एस्ट्रोनॉमी में कोपरनिकस, गैलीलियो जो कहते हैं 15वीं 16वीं शताब्दी में, ये आर्यभट्ट, बराहमीर, ब्रह्मगुप्त हमारे फर्स्ट मिलेनियम में ही कह चुके, उससे 1000 साल पहले। मौजूदा एजुकेशन सिस्टम को देखें, उनमें कुछ तो कमियां हैं, जैसा कि आपने भी बीच में कहा। आपको क्या लगता है सर, उन कमियों पर किस तरीके से वर्क किया जा सकता है? और बोर्ड का परसेंटेज 100 आउट ऑफ 100, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायोलॉजी में भी 100 आउट ऑफ 100। रिजल्ट देखते होंगे बहुत सारे बच्चों का 12th में, सारे बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। और जब नीट और जेई में जाते हैं तो परसेंटाइल 50 और 60। जो गार्जियन मिठाई बांटते हैं 100% पर, मातम मनाते हैं जब जेई का रिजल्ट आता है तो बच्चा भी डिप्रेस होता है। तो ऐसा क्यों करते हो? कोई खैरात बांट रहे हो नंबर? आप अगर ये देखोगे तो सामर्थ्य और संस्कार ये एक साथ जुड़े होने चाहिए। अगर एक भी इसमें से नहीं है तो आप शिक्षित नहीं। और भारत का अर्थ भारत, जो ज्ञान में रत क्षेत्र है, टेरिटरी है, उसको भारत कहते थे प्राचीन काल में। कहाँ है भारत? पिता और माँ अपने अपनी किटी पार्टी और अपने क्लब में व्यस्त हैं, किससे बात करे बच्चा? और जो विद्यालय में जा रहा है तो विद्यालय उसके लिए हो जाता है जैसे कोई प्रधानाचार्य जेल सुपरिटेंडेंट है और टीचर उनके जेलर हैं और बच्चे उसमें कैदी हैं। एक भी सवाल पूछ दिया तो डांट खा रहा है, थोड़ी सी भी वाइब्रेंसी कर रहा है एक्टिविटी की तो डांट खा रहा है। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। क्या स्कूल को साइलेंस जोन होना चाहिए जेल की तरह? उसको तो एक वाइब्रेंट एनर्जी का रिजर्वायर होना चाहिए स्कूल का। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। देश में इस वक्त शिक्षा क्रांति की लहर है। हमारे साथ इस वक्त भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर NP सिंह सर हैं और उनसे आज हम देश की शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति है और जो भविष्य में होने वाली जो स्थितियां होंगी उस पर हम खुलकर बातचीत करेंगे, क्योंकि NP सिंह सर जो हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, वो इस वक्त देश में नई शिक्षा व्यवस्था को और गति देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका दैनिक जागरण पर। धन्यवाद ऋतिक। सर, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड जिसकी एंट्री होने के साथ ही शिक्षा के, अगर हम प्रणाली को देखें, शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में देखें तो एक बेहतर आयाम जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है वो गढ़ रही है। ऐसे में भारतीय शिक्षा बोर्ड का विजन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पहला वो टेक, आपका विजन क्या था कि इस वक्त नई शिक्षा व्यवस्था के बीच में भारतीय शिक्षा बोर्ड को लेकर आए, उस विजन के साथ? ऋतिक जी, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के भी वक्तव्यों में सुना होगा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में मैकालियन इम्पैक्ट को कम करना है, समाप्त करना है और अपनी विरासतों को खड़ा करना है बच्चों के मानस में। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य जो भारत सरकार ने रखा इसके गठन के समय कि आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय कैसे किया जाए, क्योंकि 1835 के इंडियन एजुकेशन एक्ट ने
उस शिक्षा व्यवस्था का एक गोल था, लक्ष्य था, ऐसे भारतीय तैयार करना जो मानस से अंग्रेजियत से लबरेज हों, जो भारत की संस्कृति और दर्शन को हीन भावना से देखने लगें और पाश्चात्य में ही सारी संभावनाएं तलाशने लगें, जिससे उन्हें आसानी से ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश एम्पायर के जो गवर्नेंस का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, जो एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रक्चर था, कैरेक्टर था, उसके एक अच्छे उपकरण बन जाएं वो लोग। और इस उद्देश्य को देखने के कारण जो हालात हैं कि भारत के 190 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था में समय समय परिवर्तन जरूर हुए, मैं इसको नकार नहीं सकता, लेकिन जब तक ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन किसी व्यवस्था में नहीं होता, जिस उद्देश्य से एक शिक्षा व्यवस्था चली उससे अलग अगर शिक्षा व्यवस्था की न्यूक्लियस में एक लक्ष्य को अगर हमें निर्धारित करना है, स्थापित करना है, तो एक छिटपुट सुधारों से काम नहीं चलता है। उसके लिए हमें सर्वांगीण समग्रता में एक सावयव परिवर्तन, एक ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होती है। इसी लक्ष्य को लेकर के भारत सरकार ने इसका गठन किया और चूंकि पूज्य स्वामी रामदेव जी वर्षों से, दशकों से इस मांग को उठाते रहे, इसलिए भारत सरकार ने पतंजलि योगपीठ की भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रामाणिक कार्यों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए और वित्तीय रूप से भी पूज्य स्वामी जी ने ये प्रस्ताव दिया कि हम बिना किसी लाभ के भारत में भारत की शिक्षा को केंद्र में स्थापित करने के लिए हम पूरा वित्त पोषण करने को तैयार हैं और वैचारिक रूप से भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसलिए भारत सरकार ने पतंजलि योगपीठ को स्पॉन्सर बॉडी के रूप में चयनित किया। तो ये अगर आप एक बात अभी कह रहे थे आप ऋतिक जी कि हम जानना चाहेंगे कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी, एक अप्रत्यक्ष रूप से आपकी वार्ता का एक संकेत मुझे मिल रहा था। तो उसका एक पक्ष तो मैंने बताया आपको, लेकिन अगर आप देखिएगा भारत की शिक्षा में अगर भारत गायब होगा तो बच्चों के विचार में ही अगर भारत का दर्शन नहीं होगा, भारत के प्रति गौरव नहीं होगा, अपने पूर्वजों के प्रति आत्मविश्वास और गौरव का अभाव नहीं होगा, और उन्हें अगर ये मालूम होता रहेगा मैकालियन जो प्रोजेक्ट था कि भारत तो एक अंधविश्वासियों का देश है, सपेरों का देश है, ये मदारियों का देश है, ये असभ्यों का देश है, ये अपसंस्कृति का देश है और वो हमें सुसंस्कृत करने आए हैं। अगर ये दृष्टि मैकालियन प्रोजेक्ट में आई है तो जब तक हम जो दुनिया का सबसे समृद्धतम सांस्कृतिक राष्ट्र रहा है, ये ज्ञात इतिहास में अब सभी इतिहासकार मानते हैं और वर्तमान में भी उसी रूप में प्रवहमान है, कतिपय परिवर्तनों, और मैं भी ईमानदारी से कहूँगा कि तमाम विकृतियाँ भी उसमें आ गई हैं जो मूल भाव से हट करके समाज में दिखती हैं। तो बच्चों को हमें दो स्तर पर काम करना होगा। एक तो भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रामाणिक रूप से जानकारी देनी होगी हर क्षेत्र में, चाहे वो दर्शन का क्षेत्र हो, चाहे भाषा का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, गणित का क्षेत्र हो, खगोल विज्ञान का क्षेत्र हो, वास्तु का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, वनस्पति शास्त्र का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, द्रविता का क्षेत्र हो, खनन का क्षेत्र हो, जल प्रबंधन का क्षेत्र हो, शिपिंग जलयानों का क्षेत्र हो, वायुयानों का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में, साहित्य का क्षेत्र हो, भारत ने कैसे कैसे इतिहास के कालखंड में उसकी कितनी समृद्ध यात्रा रही है और 12वीं शताब्दी तक वो कैसे दुनिया का एक तरह से विचारों का निर्यातक था, एक्सपोर्टर ऑफ थॉट्स, एक्सपोर्टर ऑफ नॉलेज। यस, वो विगत 700 वर्षों में कैसे असहाय सा दिखता है, टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, शोध की प्रवृत्ति नहीं है,
बच्चों के प्रमाण पत्रों में शिक्षा के हुनर गायब है, स्किल गायब है। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नौकरी ही रह गई है, उद्यमिता नहीं है, उसमें पुरुषार्थ नहीं है, उसमें राष्ट्र गौरव नहीं है, उसमें अतिशय व्यक्तिवाद भर गया है और विचारों में अपने हितों के लिए किसी तरह के समझौता करने के लिए बड़े मुद्दों पर भी एक मानस दिखाई पड़ने लगा है। इन प्रवृत्तियों को हटाने के लिए हमें बहुत ही सुगठित सुव्यवस्थित रूप से काम करना है। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड की आवश्यकता हुई और इसीलिए हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। सर, ये जो बोर्ड है, ये हमने देखा कि आधुनिक शिक्षा को भारतीय वैदिक मूल्यों के साथ जोड़कर छात्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए काम कर रहा है। आपको लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, सिनेरियो में देखें, तो जो बच्चे हैं भारतीय वैदिक मूल्यों से पिछड़ रहे हैं, शायद आधुनिकता में ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जो सभ्यता हमारी है उसको फोकस होकर उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं? दरअसल ये अंग्रेज़ों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से भारत में, जब हम स्वतंत्र नहीं थे, तो ऐसा भाव भर दिया। आपने एक शब्द प्रयोग किया, आधुनिक। उन्होंने ये सब शब्द उन्होंने ही गढ़े हैं, मॉडर्निटी, ट्रेडिशनल, इंडिजिनस, ओरिएंटल, एंशिएंट, ये सब शब्द गढ़ करके ये बताना चाहे कि जो वर्तमान में दुनिया में जो ज्ञान परंपरा है यही अंतिम है, यही आधुनिक है, और बाकी जो कुछ चीज़ें हैं वो प्राचीन हैं, वो निष्प्रयोज्य है। इस भाव से उन्होंने उसको ओरिएंटल, इंडिजिनस, ट्रेडिशनल कह के टाल दिया। जी, उसी प्रवृत्ति से हम गढ़े जा रहे हैं। आधुनिक शब्द क्या है? अगर संस्कृत का शब्द देखेंगे तो अधुना से बना हुआ है। उसका अर्थ ये नहीं होता कि आप प्राचीन से कट जाओ। उसका अर्थ होता है कि किसी भी पीढ़ी का एक लक्ष्य होता है कि निरंतरता में भौगोलिक, आर्थिक, वैचारिक, राजनीतिक रूप से जो धारा चल रही है ज्ञान की, उसका भी अध्ययन हो किसी पीढ़ी को। वर्तमान में जो चुनौतियां हो सामने, उसका भी अध्ययन हो, ताकि वो नए शोध कर सके, नए ज्ञान का सृजन कर सके हर आयाम में। और साथ ही जब वो सृजन कर रहा हो वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए, तो उसके पास बल स्पष्ट लेंस हो जी, कि जो हमें निर्णय लेने जा रहे हैं ये भविष्य पर क्या प्रभाव डालने वाला है, उसका इम्पैक्ट। हाँ, इसको हम कहते हैं आधुनिक। जी, आधुनिक अर्थ ये नहीं है कि जो 300 वर्षों में यूरोप में जो साइंस टेक्नोलॉजी आई वो आधुनिक है, और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जो भी दूसरी ज्ञान परंपरा आई वो प्राचीन और पिछड़ी हो गई, वो निष्प्रयोज्य हो गई। ये भाव जो उन्होंने जगा दिया है भारत में, ये बहुत ही बड़ा रोग है, कैंसर है हमारे लिए वैचारिक रूप से। हमारे दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। एक उदाहरण ले रहा हूं मैं दर्शन का। पाश्चात्य दर्शन ने जो भी साइंस टेक्नोलॉजी दिया, उसको प्रयोग करने की जो दृष्टि है वो एक जिस दर्शन पर आधारित है पाश्चात्य के, वो इस पर आधारित है कि प्रकृति मनुष्य की दासी है। नेचर इज टू सर्व द ह्यूमन बीइंग। फ्रांसिस बैकन बहुत ही लाउडली इसको प्रोक्लेम करता था, आवाज उठाता था इसके लिए। और पूरी साइंस टेक्नोलॉजी आप देखेंगे तो एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म, अतिशय व्यक्तिवाद, पूंजी संकेंद्रण, पूंजी पर ही समस्त मूल्यों का न्यौछावर और त्याग और उसकी हत्या कर देना, इस विचारधारा पर ही हम सारे साइंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग मनुष्य कर रहा है। उसका कारण है युद्ध, आतंक, अनावश्यक होड़, आर्थिक विषमता कि 1% आबादी के पास 99% संसाधनों पर कब्जा है। तो ये जो दर्शन है इसको आधुनिक कह रहे हो, लेकिन उन्हीं के यहाँ के दार्शनिक, अमेरिका का विल डुरांट, नॉर्वे के इकोसॉफी के फिलोसोफर्स अब ये आवाज़ उठाने लगे हैं कि भाई प्रगति साइंस टेक्नोलॉजी की तो ठीक है, लेकिन ये इथिकल होना चाहिए। अब इथिकल कैसे होगा? उनकी इथिक्स तो ये कह रही है कि मनुष्य केंद्र में है, प्रकृति उसकी दासी है। तो इथिक्स बदलना पड़ेगा। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ग्रह को बचाना है, तो उसके लिए तो
इन्हीं के दार्शनिक अब वर्तमान 21वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के कहने लगे कि भारत के मूल दर्शन की ओर देखो, भारत के प्रकृति सापेक्ष जीवन पद्धति को देखो, तलाशो, जो प्राचीन में भारत में थी। ये भारत नहीं जो मैकालियन इम्पैक्ट और वेस्टर्न कंज्यूमर की तरह से विकृत रूप में दिख रहा है, खंडित रूप में दिख रहा है, ये भारत नहीं जी। वो भारत जो वेदों, उपनिषदों, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, संगम लिटरेचर, कश्मीर के त्रिक शैविज्म से प्रभावित भारत, जो पूरे ब्रह्मांड के घटकों में स्वयं को देखता है और स्वयं में पूरे ब्रह्मांड को देखता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो को मोह को शोक एकत्वम अनुपश्यतः। जहाँ पर हम प्रकृति को दासी नहीं कहते वेस्टर्न फिलोसोफर की तरह, हम कहते हैं माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम उसके पुत्र हैं जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना भी विज्ञान की यात्रा, टेक्नोलॉजी की यात्रा करें, अगर हम आधुनिक होना चाहते हैं तो 21वीं सदी की जो चुनौतियां खड़ी हैं, क्लाइमेट चेंज की, पृथ्वी के विनाश होने की कगार पर जिस तरह के हम खड़े हैं आज, समुद्रों से लेकर के, ग्लेशियर से लेकर के जो त्राहिमाम कर रहे हैं, उनके लिए दर्शन क्या होगा? दर्शन यही होगा माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या है। तब साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम सस्टेनेबल मोड में करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे सस्टेनेबल का मतलब क्या है, तो मैं उनसे कहता हूँ ईशोपनिषद का एक शब्द है, तेन तक्तेन भुंजी था। उतना ही जीवन में प्रयोग करो जितना तुम्हें न्यूनतम जीने के लिए आवश्यक है। एक उदाहरण देता हूँ ऋतिक, एक बहुत ही सामान्य रूप से कोई भी श्रोता इसको समझ लेगा कि हम जो पृथ्वी को माँ कहने से क्या फ़ायदा है। वो ये फ़ायदा है कि जब हम माँ कहते हैं पृथ्वी को तो तुरंत एक भाव आता है कि हम अपने माँ के गर्भ में 9 महीने माँ से ही पोषण लिए थे। उसी के माध्यम से ऑक्सीजन लेते थे, उसी के माध्यम से जल तत्व लेते थे, उसी के माध्यम से अग्नि तत्व लेते थे, उसी के माध्यम से सारे प्रोटीन लेते थे, ग्लूकोज लेते थे, जो लाइफ एनर्जी होती है। लेकिन माँ का नुकसान नहीं करते थे, सहज रूप से लेते थे। जब हम पृथ्वी को माँ कहेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारी कोई भी तथाकथित जो नाम विकास का, डेवलपमेंट का दिया गया, उसकी यात्रा जो होगी, ये ध्यान रखने वाली होगी कि हम पृथ्वी जब मेरी कोख है माँ की, तो इसके माध्यम से जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं अपने लिए, पृथ्वी को बिना छत किए हुए करें। क्योंकि मेरा एक गर्भ है, मातृगर्भ है पृथ्वी। जैसे 9 महीने माँ के गर्भ में थे, माँ ने मुझे बाहर किया तो पृथ्वी के गर्भ में दे दिया। तो हमारी माँ की रक्षा और पृथ्वी की रक्षा महत्वपूर्ण है। ये दृष्टि है भारत की, ये दृष्टि पूरे विश्व को चाहिए, सिर्फ भारत को ही नहीं। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड साइंस टेक्नोलॉजी में पूरा सामर्थ्य विकसित कर रहा है, लेकिन उस साइंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने, इवॉल्व करने टेक्नोलॉजी को, या उसका प्रयोग करने का क्या मानस होगा, विचार होगा, वो संस्कार क्या होगा, वो भारत के इस दर्शन की मूल आत्मा से आप्लावित होगा। और ये पूरे विश्व को चाहिए, भारत को ही नहीं। सर, अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ, क्योंकि आपने भी भारतीय वैदिक मूल्यों की बात की, दुनिया को बचाने के लिए भारतीय प्राचीन जो उसकी सभ्यता है, जिससे शायद आज के खास करके मैं कहूँगा युवा शायद उस चीज़ से अब आगे निकल रहे हैं, शायद ध्यान नहीं देना चाहते हैं। दुनिया को बचाने के लिए बहुत बड़ा मैसेज है भारतीय प्राचीन सभ्यता। अगर हम देखें उसको किस तरीके से भारतीय शिक्षा बोर्ड अपने रोड मैप के अंदर लेकर आया है। देखो, हमें बच्चों को बोझिल भी नहीं करना है, क्योंकि बच्चे हैं 3 साल से लेकर के 18 साल के बीच के। तो हमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को भी फॉलो करना है, हमें एनईपी के स्पिरिट से चलना है। तो जो हम ब्लूप्रिंट बनाएंगे उसको बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चे हमारे निकलने के बाद जिंदगी में किसी प्रतियोगी परीक्षा में अयोग्य न हो जाए। उनकी पूरी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, जेईई, नीट, सीईटी, यूपीएससी एग्जामिनेशन सब में होनी चाहिए। बिल्कुल। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि उनको एक रिसर्चर होना जरूरी है, क्योंकि इतिहास शोधकर्ता ही बनाते हैं, आविष्कारकों से ही निर्माण होता है इतिहास का। नकलची पिछलग्गू लोग इतिहास का निर्माण नहीं करते, ऐसे तैसे पशुओं की तरह जीवन जी लेते हैं। तो उन्हें आविष्कारक भी बनाना है।
आविष्कार मात्र साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ क्या हो, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या हो, हमारा सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या हो, उसके लिए भी समाज सुधारक भी पैदा हों, पॉलिटिकल फील्ड में अच्छे नेतृत्वकर्ता पैदा हों, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लीडरशिप क्रिएट हो, इसका भी ध्यान रखना है। तीसरा में ये भी ध्यान रखना है कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का जो करिकुलर एरिया है वो भी सब उससे समाहित हों, और बच्चों को अतिरिक्त पृष्ठ से भी नहीं बोझिल करना है। तो इसके लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन हमने लगभग 2500 प्रोफेसर्स और 4000 पीजीटी टीचर्स स्कूल एजुकेशन के अलग अलग विषयों पर उनके एक समितियां बना करके और लगातार संवाद करके विगत 5 वर्षों में हमने, इसीलिए इस बोर्ड को सीबीएसई की तरह हमें पूरी लीगैलिटी है जी। हम लेकिन मान्यता देना, विद्यालयों को एफिलिएशन देना शुरू किए 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, क्योंकि मुझे पहले अपनी क्वालिटी प्रिपरेशन करनी थी, लीगैलिटी में भी, कॉन्सेप्चुअली भी, और टेक्स्ट बुक और पेडागोजिकल अप्रोच में भी। वो करने के बाद हमने इसको लॉन्च किया। इसीलिए पूरा ध्यान हमने रखा है कि जिस विषय की चर्चा जिस चैप्टर में हो, जिस कक्षा में हो, उस उम्र में उसके लिए क्या भाषा होनी चाहिए, क्या पेडागोजी का अप्रोच होना चाहिए शिक्षण पद्धति का, कितना कंटेंट उसको दिया जा सकता है बच्चे को उस उम्र में, विभिन्न विषयों में भी समानुपातिक देखते हुए, और उसमें वर्तमान में जो शिक्षा में तत्व हैं उसके साथ उसी से रिलेट होता हुआ संबंधित, अगर पूरे भारत की पूरी यात्रा में, ऐतिहासिक यात्रा में, अगर किसी भी डोमेन में नॉलेज के कोई आविष्कार हुआ है तो मात्र उसी को वहाँ बहुत ही खूबसूरत डिजाइन के रूप में पिरो रहे हैं। एक कोई यूनिलैटरल लेक्चर नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हम न्यूटन लॉ पढ़ा रहे हैं, लॉ ऑफ मोशन, तो वहीं पर हम वैशेषिक दर्शन को चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम मैथमेटिक्स की चर्चा कर रहे हैं, किसी नंबर सिस्टम की कर रहे हैं, ज्योमेट्री की कर रहे हैं, तो हम जितने भी मॉडर्न मैथमेटिकल अप्रोचेज हैं उसी से शुरू कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उस अप्रोच में भारत का क्या योगदान रहा है जी। उसको वहां पर उस चैप्टर में उतना ही दे रहे हैं जितना प्रोपोर्शन में उस चैप्टर को डील करते समय आवश्यक है, ताकि बच्चों को क्लैरिटी हो। ऋतिक जी, हम लोगों ने जो शिक्षा व्यवस्था से पढ़ा, हम भी साइंस के विद्यार्थी हैं जी। फिजिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट किया था। मुझे नहीं मालूम था कि वैशेषिक दर्शन भी भारत का है, जो सब्सटेंसेस के एनालिसिस का सबसे पहला ग्रंथ है फिजिक्स का। मुझे नहीं मालूम था कि न्याय दर्शन महर्षि गौतम का किसी भी शोध करने की जो मेथोडोलॉजी है उसका सबसे साइंटिफिक स्ट्रक्चर है, एविडेंस बेस्ड स्ट्रक्चर है। मुझे नहीं मालूम था कि मैथमेटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, BSc तक पढ़ा था मैथ्स जी, कि जो हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, इसका तो मेजर कंट्रीब्यूशन भारत से ही अरब गया, अरब से यूरोप गया। नहीं मालूम था। हमें नहीं मालूम था कि ज्योमेट्री पाइथागोरस से नहीं, बौधायन से शुरू हुई। हमें नहीं मालूम था कि एस्ट्रोनॉमी में कोपरनिकस, गैलीलियो जो कहते हैं 15वीं 16वीं शताब्दी में, ये आर्यभट्ट, बराहमीर, ब्रह्मगुप्त हमारे फर्स्ट मिलेनियम में ही कह चुके, उससे 1000 साल पहले। हमें नहीं मालूम था कि भास्कराचार्य से लेकर के प्रथम और द्वितीय से लेकर नारायणा पंडित और माधवन तक की जो यात्रा है केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की, उसने कैसे बगदाद में और फिर टोलस्टेडो में ख्वाज़मी और फिबोनाची को कैसे प्रभावित किया, लाप्लास को कैसे प्रभावित किया, आइंस्टीन कैसे डेसिमल सिस्टम से कितना प्रभावित हुआ, ये नहीं पढ़ाया गया। बिल्कुल। लेकिन हम इन बच्चों को मात्र भावनात्मक नैरेटिव के लिए नहीं दे रहे हैं, उनके अंदर जज्बा पैदा करना चाहते हैं कि जब हजारों साल से भारत तत्कालीन समसामयिक परिस्थितियों में जिस ज्ञान की जरूरत थी, जिस फील्ड में, उसमें अगर अग्रणी रहा है, तो क्या कारण है कि हम कुछ शतकों से हम क्यों पिछड़ गए हैं? हम क्यों जहां तक 1830 तक दुनिया की 26% GDP का हिस्सा थे, क्यों 3% तक लुढ़क गए हैं इतने वर्षों में? उसके पीछे अगर मैं समझता हूं अगर कोई सबसे बड़ा दोषी है तो शिक्षा व्यवस्था के संरचना, उसमें बदलाव की जरूरत है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और अगर मैं ये जानूं कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर,
बच्चों में किस तरीके से उस चीज़ को डेवलप किया जाए, उसके लिए बीएसबी किस तरीके से काम कर रहा है? अगर हम कंपेयर करें सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को ही, तो उससे बीएसबी के बच्चे कितने अलग होने वाले हैं? देखिए, अलग इसलिए होंगे कि पहले तो नौकरी की बजाय वो उद्यमी होने की प्रेरणा होगी उनके अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप। हम इसको क्लास 6 से ही दे रहे हैं, पूरी की पूरी इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है कि बच्चा 8वीं तक ही पढ़ते पढ़ते उसको जज्बा हो जाएगा कि नहीं, वोकेशनल का महत्व प्योर एकेडमिक से कम नहीं है। नंबर 1। दूसरा, उनको हम भारत की जितनी वैल्यू सिस्टम है, चाहे वेदों परिषदों की हो, चाहे बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग हो, चाहे जैन का पंच महाव्रत हो, चाहे त्रिक सैविज्म की त्रिक दर्शन हो, संगम लिटरेचर का धर्म अर्थ काम हो, ये और चाहे अन्य जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हो हमारे, उसके साथ बच्चों को हम अलग से भाषण नैतिकता का नहीं दे रहे हैं। जो भी वो पढ़ेगा चैप्टर, उसको उस चैप्टर में उस विषय की कॉम्पिटेंसी तो होगी, लेकिन एग्जाम्पल ऐसे होंगे, कंटेंट का प्रेजेंटेशन ऐसे होगा, एक्सरसाइजेज ऐसे होंगी कि वैल्यूज अपने आप उसके स्वभाव का हिस्सा हो जाएगा, अलग से थोपा नहीं जाएगा। तीसरी बात कि वो भारत को जानेगा। जी, जैसे ऋतिक जी, मैं आपसे पूछूं कि आपकी नेशनैलिटी क्या है? अगर आप जाते हो, सपोज आप इंग्लैंड जाते हो, आपसे पूछें कि भाई आप कहाँ की नेशनैलिटी क्या है, आपको हो गए भारत की है। बिल्कुल। हम आपसे पूछें कि भाई भारत का क्या मतलब है, जरा मुझे 10 मिनट में बताओ भारत क्या है, तो क्या भारत क्या एक भूगोल का, एक मानचित्र का एक हिस्सा है? क्या भारत सिर्फ 1947 के बाद जो भारत गढ़ा गया या 250 वर्षों में जो भारत रहा वही भारत है? अगर हम पूरे भारत की पूरी ऐतिहासिक यात्रा को नहीं जानते, इसकी प्राकृतिक दक्षता क्षमता को नहीं जानते, इसके नॉलेज क्रिएशन की अपने पूर्वजों की पूरी परंपरा को नहीं जानते, भारत के एस्ट्रोनॉमी, संगीत, मैथमेटिक्स, साइंस, जो मैंने पहले भी कहा, सारी फील्ड को नहीं जानते, तो हम कैसे अपने को अर्हता रखते हैं, एलिजिबिलिटी कैसे हमारी कि हम भारतीय हैं? भारत में पैदा हो जाना मात्र भारतीय होना आपको गारंटी नहीं दे सकता, वो सिटीजनशिप एक्ट में दे सकता है। हाँ। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में अगर आप कहते हैं कि मैं भारतीय हूं और राष्ट्र की, भारत माता की जय बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत माता का मतलब क्या है। जो हजारों वर्ष की हमारी समृद्धतम संस्कृति और ज्ञान सृजन की परंपरा है, अगर वो हम नहीं जानेंगे तो हम भारत की सही व्याख्या, सही प्रस्तुति कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। और आज का भारत, चूंकि पिछले 2-3 शतकों से ऐसे अध्ययन हो गए हैं हमारे कि भारत से कट गए हैं। महर्षि अरविंदो का एक वाक्य है, वो कहते थे, ये कौन सी भारत में शिक्षा है जिसमें भारत तो दिखता ही नहीं। इसमें न भारत की संस्कृति दिखती है, न भारत का दर्शन दिखता है, न भारत की प्राकृतिक सामर्थ्य दिखता है, न यहाँ की ज्ञान परंपरा दिखती है, न यहाँ के तीर्थ दिखते हैं, न इसके त्योहारों की सही पृष्ठभूमि दिखती है। ये कौन सा भारत है? आप भारत में रहते हो, होली को हुड़दंग से मनाते हो, दिवाली को पटाखों से मनाते हो, उसकी मूल भावना गायब। बाजार हावी हो गया, पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गई। आप प्रेम के त्योहार के रूप में भैया दूज, रक्षाबंधन नहीं मनाते हो, आप वैलेंटाइन डे मनाते हो। मार्केट हावी है, अरबों रुपए चला जाता है भारत के युवाओं का, लोगों की जेब कटती है वैलेंटाइन डे पर। हम दिवाली मनाते हैं, लक्ष्मी गणेश चाइना से मंगाते हैं, पटाखे हम चाइना से मंगाते हैं और प्रकृति को प्रदूषित करते हैं। जबकि दिवाली मनाने का दूसरा ही अर्थ था कि अंदर के दीप जलाना, ज्ञान को प्रकाशित करना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय, ये सिद्धांत था हमारा। हम दिवाली दीप जलाते थे, दीप से दीप जलाना, ज्ञान के स्वरूप बनना, सूर्य की अनुपस्थिति में ज्ञान के दीपक के रूप में अपने को स्थापित करना, इसलिए भारत कहलाता था ये। जी। और भारत का अर्थ भारत, जो ज्ञान में रत क्षेत्र है, टेरिटरी है, उसको भारत कहते थे प्राचीन काल में। कहाँ है भारत? तो इसलिए हमें भारतीय शिक्षा बोर्ड में जो बच्चा पढ़ के निकलेगा वो गर्व से कह सकता है कि मैं भारत का प्रतिनिधि हूँ,
मैं भारत की समूची सांस्कृतिक ऐतिहासिक यात्रा का प्रामाणिक प्रतिनिधि हूं, तब वो व्याख्या कर सकता है कि मैं भारत हूं। सर, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम मौजूदा एजुकेशन सिस्टम को देखें, उनमें कुछ तो कमियां हैं, जैसा कि आपने भी बीच में कहा। आपको क्या लगता है सर, उन कमियों पर किस तरीके से वर्क किया जा सकता है? और अगर भारतीय शिक्षा बोर्ड की अगर हम बात करें, भारतीय शिक्षा बोर्ड जब अब क्योंकि अब ये मुख्य धारा में है, तो क्या उन कमियों को, एजुकेशन सिस्टम की जो कमियां हैं, उसको कैसे फेस करेंगे और कैसे उसे ठीक करेंगे? देखिए, चुनौतियां ज़्यादा हैं, लेकिन असंभव नहीं है। वक्त लग सकता है, लेकिन परिवर्तन की हमें दीप तो जलाना होगा जी। तो पहला है जो सेपरेशन ऑफ वोकेशनल और एकेडमिक का हमें रिश्ता ख़त्म करना होगा। सेपरेशन नहीं, उनमें शादी करानी होगी हमें, कि आप अगर कुछ पढ़ते हैं तो आपके पास हुनर होना चाहिए। बिल्कुल। सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति अनएम्प्लॉयड रह सकता है, हुनर वाला व्यक्ति अगर कोई फॉर्मल एजुकेशन में नहीं भी पढ़ा है तो उसके पास रोजगार है। बिल्कुल। आप यही देखिए ना, अगर आप एनसीआर में, अगर आपके घर में कोई समस्या आ जाए बिजली की या सैनिटेशन की, प्लम्बरिंग की, तो पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे। उड़ीसा के वो लोग आते हैं जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं किया है, लेकिन वो ठीक करते हैं। एमटेक किए हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के व्यक्ति, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोग अगर एक लाइनमैन नहीं आए तो रात भर अंधेरे में रहने को मजबूर होते हैं, वो प्लग नहीं ठीक कर सकते। बिल्कुल। तो इसकी हमें आदत डालनी होगी बचपन से ही, कि जो कुछ पढ़ रहे हो उसका प्रयोग करना सीखो, हुनर सीखो। सिर्फ कागजी घोड़े मत दौड़ाओ, दिमागी ख्याली पुलाव मत चलाओ, करो, करके सीखो। तो पहला तो ये हमने पूरे साइंस टेक्नोलॉजी सारे में ये सिस्टम में रखा है। दूसरा, सामर्थ्य के साथ संस्कार होना जरूरी है। सामर्थ्य तो राम में भी था, रावण में भी था, बल्कि ग्रंथ लिखने में तो रावण से ज्यादा ही था आगे, लेकिन राम का संस्कार भिन्न था। वो एक अपहृत स्त्री को मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और रावण अपने सामर्थ्य का उपयोग कर रहा था एक स्त्री के अपहरण में। सामर्थ्य तो भीम के पास में था, दुर्योधन के पास में था गदा का। एक स्त्री सम्मान के लिए लड़ रहा था, एक स्त्री के अपमान के लिए लड़ रहा था। आप अगर ये देखोगे तो सामर्थ्य और संस्कार ये एक साथ जुड़े होने चाहिए। अगर एक भी इसमें से नहीं है तो आप शिक्षित नहीं है। अगर आप संस्कार लेके ढो रहे हो, सामर्थ्य कोई नहीं है, कौन पूछेगा आपको? तो दोनों का मेल होना चाहिए, वो हम ध्यान रख रहे हैं। तीसरा, एक जो बहुत ही आज की बड़ा एक आप इशू देखोगे कि बोर्ड का परसेंटेज 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायोलॉजी में भी 100 आउट ऑफ 100। रिजल्ट देखता हूँ बहुत सारे बच्चों का 12th में, सारे बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। और जब नीट और जेई में जाते हैं तो परसेंटाइल 50 और 60। जो गार्जियन मिठाई बांटते हैं 100% पर, मातम मनाते हैं जब जेई का रिजल्ट आता है तो बच्चा भी डिप्रेस होता है। तो ऐसा क्यों करते हो? कोई खैरात बांट रहे हो नंबर? कोई बोर्ड अगर ज़्यादा नंबर दे देगा तो उसको कोई गोल्ड मेडल या भारत रत्न मिलना है क्या? फिर कहेंगे कोचिंग बढ़ रही है। कोचिंग क्यों बढ़ रही है? कोचिंग इसलिए बढ़ रही है कि जो रेगुलर सिस्टम है स्कूल एजुकेशन का, उसमें टीचर्स को ठीक से ट्रेन नहीं किया जा रहा है। पुस्तकों की जो क्वालिटी है उसको उसके अनुरूप नहीं किया जा रहा है। जो प्रतियोगिता में आने वाले प्रश्न हैं उसके अनुरूप बच्चों को थोड़ा ओरिएंट तो करना होगा उनकी कैपेसिटी को, क्लास 6 से ही साइंस में, मैथ्स में, धीरे धीरे, ताकि 6ठी से 12वीं तक आते आते वो 7 वर्षों में उसका इतना एक माइंड ट्रेंड हो जाए, कॉग्निटिव कैपेसिटी डेवलप हो जाए कि वो 4-6 महीने का क्रैश कोर्स करके भी या अपनी तैयारी करके जेईई नीट दे सकता हो। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि सबको फेल करो, इतना टफ कर दो असेसमेंट, लेकिन अच्छी पढ़ाई कराओ, अच्छे कंटेंट दो। और दूसरा, जो लोग जेईई नीट की परीक्षाओं में पेपर सेटर हैं, एक साम्यता लानी पड़ेगी गवर्नमेंट को भी कि जो आपके बोर्ड की किताबें हैं, सपोज एनसीईआरटी तो भारत सरकार की है, बिल्कुल, और हम भी भारत सरकार के बच्चे हैं, हम भी जो किताब बना रहे हैं,
तो ये तय होना चाहिए कि हमारी किताबें, एनसीईआरटी की किताबें और उनकी एक्सरसाइजेस इस तरह के हों कि जो जेई नीट के जो क्वेश्चंस आते हैं उससे एक सामीप्यता अलाइन रखते हुए कम से कम 25% क्वेश्चन तो हों। बिल्कुल। 75% इसलिए आप लो ऑर्डर रख सकते हो, मिडिल ऑर्डर रख सकते हो कि बच्चे फेल ना हो, ताकि उनके अंदर सेंस ऑफ फेलियर ना आए। लेकिन आप उनको सेंस ऑफ एक्सेलेंस पैदा कर रहे हो, जिसको मैं कहता हूं फॉल्स प्राइड ऑफ एक्सेलेंस, कि बच्चा 100 ऑफ 100 पा गया, सोचा मैं तो बड़ा महान हो गया, विद्वान, प्रतिभावान, और जब वहां लुढ़क जाता है तो डिप्रेस हो जाता है, सुसाइड भी कर लेते हैं। तो आप दोनों के बीच में एक तालमेल बैठाना होगा। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड अपनी पुस्तकों, पेडागॉजी, टीचर्स ट्रेनिंग में इस बात को जोर दे रहा है। इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वाले जो फेमस पद्मश्री अवार्डी हैं प्रोफेसर एस.सी. वर्मा, साइंस की किताबों की कमान उन्हीं की लीडरशिप में रखा है, ताकि बच्चे जो है इसमें सामर्थ्य उनका कम ना हो और इस तरह की कोई डाइकोटॉमी ना आए, कोई द्वंद्वात्मक स्थिति ना आए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा शिक्षा व्यवस्था में दिक्कत है, श्रम के प्रति प्रेम नहीं है। लेबर, जैसे लगता है कि कोई लेबर का काम कर रहा है तो इन्फीरियर है वो। और ये हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है ना, वैदिक उपनिषद, वेद, बुद्धिज्म नहीं कहता था ये, लेकिन विकृतियां आ गई समाज में। हायरार्किकल ऑर्डर बन गया कि जो व्यक्ति श्रम कर रहा है उसको नीचे ढकेल दो हायरार्की में, उसको बैकवर्ड बना दो, उसको शूद्र बना दो। एक जो परंपरा चल गई, पहले नहीं था। इसका मूल उद्देश्य था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वोकेशन, लेकिन उस वोकेशन के साथ कोई अतिरिक्त सम्मान या अपमान की बात नहीं थी। कालांतर में आ गया, तो इसलिए एक आदत हो गई। जैसे स्कूल में अगर बच्चा अपनी मेज साफ कर देना तो गार्जियन नाराज हो जाते हैं। आपके मीडिया के साथी भी अगर किसी स्कूल में बच्चा अगर सफाई कर दें बच्चे, तो उसको वायरल करते हैं कि भाई ये तो बच्चों पढ़ने गए थे कि सफाई करने गए थे। जापान में ठीक उल्टा है। जापान में बच्चों से सफाई कराते हैं क्लासरूम की और उनको प्राइज देते हैं जो सबसे अच्छी सफाई करता है। ये बताओ, जो अपनी सफाई नहीं कर सकता, जो जहां बैठे उस गंदगी करेगा, बाकी क्या करेगा? जो बड़ा ही काम कर रहा है। जितने इंजीनियर थे हमारे, अगर पुरानी व्यवस्था के देखिए तो कौन इंजीनियर थे? टेक्नोलॉजिस्ट थे। जो तमाम आप गिनाइए अगर वर्ण व्यवस्था में, तो जो आपके स्वर्णकार हैं, आपके विश्वकर्मा हैं, अनेक ऐसी जो क्लासेस हैं, कास्ट हैं, जो श्रम का काम करते थे, जो हुनर का काम करते थे, जो टेक्नोलॉजी का काम करते थे, उनको समाज में उतनी इज्जत नहीं मिली जितनी इज्जत एक विशेष समाज को मिली। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं विशेष समाज को नहीं मिलनी चाहिए। एकेडमी वाले को एकेडमिक के अनुरूप सम्मान उसे पूरा मिलना चाहिए। अगर जैसे आज एक प्रोफेसर को भी इज्जत मिलती है, इंजीनियर को भी मिलती है, नहीं मिलती क्या? मिलती है ना। तो वो सम्मान हम अपने सोशल स्ट्रक्चर के भी नाभिक में क्यों नहीं डाल सकते कि सोशल रिस्पेक्ट में भी वोकेशन बेस्ड हायरार्किकल न हो करके हर वोकेशन को समान सम्मान से देखते हुए कि राष्ट्र निर्माण में सबका योगदान है, यह दृष्टि विकसित करने का काम भी हम भारतीय शिक्षा बोर्ड में कर रहे हैं, ताकि श्रम के प्रति सम्मान हो, स्त्रियों के प्रति सम्मान हो, बुजुर्गों के प्रति सम्मान हो, अपने माता पिता के प्रति सम्मान हो, हर तबके पे वैसे नहीं, और सबसे अधिक प्रकृति के प्रति सम्मान हो। जी, वो प्रकृति को मां समझे, प्रकृति के साथ खुराफात न करे। ये दृष्टि हम करके दूसरों से डिफरेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। सर, भारतीय शिक्षा बोर्ड, आपको पता है कि अभी 2022 में से मान्यता मिली भारत सरकार की ओर से, और अगर आप देखें तो इस पूरी दौड़ में सीबीएसई है, आईसीएसई है, स्टेट के भी बोर्ड्स हैं। अगले 5 सालों में अगर मैं आप पूछूं, क्योंकि आप चेयरमैन हैं बीएसबी के, बीएसबी कहाँ देखते हैं आप, उनके बच्चों को कहाँ देखते हैं आप भारत में? देखिए ऋतिक, हम संख्यात्मक विस्तार से ज़्यादा हम क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे अगर आप ये पूछो करें कि 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, तो ये दुनिया है बाजार की। वो तुरंत ये सोचती है कितने स्कूल जुड़ जाएंगे, कितने बच्चे जुड़ जाएंगे, ये बताओ। हम ये नहीं कह रहे। हम चाहते हैं कि हम अपनी इससे पहले जो अपना विज़न है
उसके अनुसार हम धीरे धीरे शुरुआत करें। एक रामदास मिश्र जी की एक पंक्ति है जो स्वर्गीय अभी 102 वर्ष में देहांत हुआ कि जहाँ तुम पहुँचे छलांगे लगाकर, हम भी पहुँचे मगर धीरे धीरे। तो जो छलांग लगाते हैं उनकी टांग टूटने की भी संभावना हो सकती है। हम बहुत स्थिर रूप से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ताकि पूरी शिक्षकों की ट्रेनिंग देंगे, जो गार्जियन स्कूल से बच्चे जुड़ेंगे उनके गार्जियन को ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम बनाए हैं ताकि हम जो पढ़ाएं उसे गार्जियन भी अलाइंड महसूस करे। ऐसा नहीं कि बच्चों को हम यहाँ तो सामाजिक समरसता पढ़ा रहे हैं, प्रकृति से प्रेम पढ़ा रहे हैं, और घर में जाए तो उसको जाति वैमनस्य सिखाया जाए, उसको पंथ का वैमनस्य समझाया जाए। ऋतिक जी, बोर्ड ये मानता है कि मात्र वैदिक ही नहीं, भारत के में जितने भी दर्शन ज्ञान परंपराई, उसका जो एक एग्रीगेट है, उसका जो सिंथेसाइज स्वरूप है, संश्लेषित मूल्य हैं, उनके साथ भारत खड़ा हो, जिससे कि 150 करोड़ भारतीय एक साथ अलाइंड होकर खड़े हों। और उसके लिए हम 150 करोड़ को एक अचानक तो नहीं ठीक करेंगे, लेकिन अगर 1835 का आया हुआ कानून देश को इतना बिगाड़ सकता है, मानस को, तो बनाने का काम उससे तेज होगा, इतना मैं आश्वस्त हूं। और मैं विवेकानंद को कोट करना चाहूँगा, स्वामी जी को, जो कहते थे कि अगर मुझे 1 लाख बच्चे युवा भारत के साथ सही जुड़े हुए मिल जाएं, भारत की दृष्टि से उत्साही, उनके अंदर प्रेरणा हो, अभिप्सा हो भारत को आगे बढ़ाने की, तो मैं देश को बदल सकता हूँ। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जितने भी बने वो अच्छे बने, मनुष्य बने, भारतीय बने, वैश्विक प्रतिनिधि बने और प्रकृति प्रेम के साथ जीने वाले इंसान बने, वो हमारा लक्ष्य है। और मुझे उम्मीद है कि अभी 1000 विद्यालय हमसे जुड़े हैं जी, 14 प्रांतों के। संख्या की दृष्टि से भी 5 सालों में हमें पूरी उम्मीद है कि हम 10,000 विद्यालय जरूर हमसे जुड़ जाएंगे पूरे देश के, लेकिन हम संख्या से ज़्यादा गुणवत्ता पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए मैं पुनः आपसे बल दूंगा इस बात पर। सर, एक आखिरी सवाल, जैसा आपने बताया अभिभावकों को लेकर, अभिभावक और बच्चों के बीच संवाद शायद आज के परिप्रेक्ष्य में, अगर आज की दृष्टि में हम देखें, शायद कम होने लगे हैं। अब पहले अगर हम देखें, आज से 40-50 साल पहले बच्चे अपने माता पिता से संवाद करते थे, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, तमाम चीज़ें हों। आज शायद वो एक कट ऑफ आया है, उसमें शायद कटने लगे हैं बच्चे। अभिभावकों का बच्चों से जुड़ना कितना ज़रूरी है शिक्षा के भी गति को लेकर? ऋतिक, बच्चे नहीं कटते हैं, ये अभिभावकों का दोष है। मैं इसको बहुत ही बेबाकी से कहूँगा कि अगर कोई अभिभावक ये कहता है कि बच्चे हट गए, मैं उनसे पूछता हूँ कि ये बताओ, जब बच्चा पैदा हुआ शुरू से कितना जुड़े थे आप उससे, कितना ध्यान रख रहे थे उसका, कितना संवाद कर रहे थे आप? जब उसके अंदर हार्मोनल चेंजेज हो रहे थे, ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही थी, तो उस समय आपने उसके परिवर्तनों पर कितनी निगाह रखा, उसकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए कितना आपने प्रयास किया, आपने उसके वाइब्रेंसी को, जो डायनेमिज्म होता है एक स्वतः ऊर्जा का, उसको कितना किल किया है आपने, उसको कितना हिकारत से ढकेल दिया, नहीं 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 मेरे पास समय नहीं, हटो, छोटे बच्चे को। और जबकि रिसर्च है, मैं तो न्यूरोफिजिसिस्ट की रिपोर्ट पढ़ता रहता हूँ, न्यूयॉर्क के कई ऐसे लोगों की रिपोर्ट है विगत 20 सालों में कि जो भी सबकॉन्शियस गठित होता है और चेतन, वो 14 साल तक ही होता है। अगर माँ के गर्भ से लेकर के 14 साल तक अगर जो इन्वायरमेंटल सिग्नल बच्चे को सेल को मिल रहे हैं, अगर उसने आपने ध्यान नहीं दिया, उसके प्रति सतर्क नहीं रहे आप, तो बच्चा आपका नहीं ठीक रहने वाला है। और अभिभावकों को तो छोड़िए, उनके भी अभिभावक जो सीनियर लोग हैं, पहले दादा नानी नानी कहानियां सुनाते थे, अब न्यूक्लियर फैमिली मार्केट के दबाव में अलाउ ही नहीं होता कि वो साथ रहें। सिंगल मदर का कॉन्सेप्ट, सिंगल फादर का कॉन्सेप्ट आने लगा, वो किससे संवाद करे बच्चा, बहुत ही दुखी है। पिता और माँ अपने अपनी किटी पार्टी और अपने क्लब में व्यस्त हैं, किससे बात करे बच्चा। और जब विद्यालय में जा रहा है तो विद्यालय उसके लिए हो जाता है जैसे कोई प्रधानाचार्य जेल सुपरिटेंडेंट है और टीचर उनके जेलर हैं और बच्चे उसमें कैदी हैं। एक भी सवाल पूछ दिया तो डांट खा रहा है।
थोड़ी सी भी वाइब्रेंसी कर रहा है एक्टिविटी की तो डांट खा रहा है। साइलेंस साइलेंस साइलेंस, क्या स्कूल को साइलेंस जोन होना चाहिए जेल की तरह? उसको तो एक वाइब्रेंट एनर्जी का रिजर्वायर होना चाहिए स्कूल का। सेंस ऑफ इंक्वायरी डेवलप करना है बच्चों में, क्यूरियोसिटी डेवलप करना है, उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करना है, उनके अंदर इनोवेटिवनेस पैदा करना है, तो आपको संवाद करना होगा। अगर मैं गार्जियन हूं, मैं शिक्षक हूं और बच्चा कोई प्रश्न पूछता है और मुझे नहीं आता, तो ईमानदारी से स्वीकारने में क्या दिक्कत है कि ये नहीं आता, मैं समझ के बताऊंगा या जिसको जानता होगा उससे पूछ के बताऊंगा। इसमें क्या शर्मिंदगी है? बच्चा आपके प्रति इज्जत बढ़ेगी, उसकी इज्जत घटेगी नहीं। शिक्षक की भी उसकी इज्जत बढ़ती है जो किसी बच्चे के प्रश्न को अगर उत्तर नहीं दे पाता है तो बहुत मोहब्बत से, प्रेम से उससे कहता है कि मैं तैयार करके कल जवाब दूंगा इसको। बच्चे उसको मांगते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चैट डिविटी हो, आपको कोई गूगल नहीं है। आप जितना जानते हैं उतना बताइए, जितना नहीं जानते उतना खुद भी सीखिए बच्चे के साथ। तो मैं हमेशा मानता हूं कि जो अगली पीढ़ी होती है वर्तमान पीढ़ी को ठीक पिछले वाली पीढ़ी बर्बाद करती है। इसलिए मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस समय जो लोग अभिभावक हैं, आपकी उम्र के लोग जो भी शादी कर रहे होंगे या बच्चे होंगे, उनसे मेरा आग्रह है कि कम से कम जेन जी को तो नहीं बचा पाए, हुनर से नहीं जोड़ पाए, उनके वैल्यूज़ को भारत से नहीं जोड़ पाए, पूरी तरह से नहीं जोड़ पाए। बाकी माँ बाप कुछ न कुछ तो जोड़ते रहते हैं, बच्चे खुद भी सीखते हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनके अंदर भारत के प्रति अगाध प्रेम है, सारे युवाओं के मन में, लेकिन उनको लगता है कि देश से मुझे क्या मिल रहा है, ये आक्रोश है। तो उनको अगर हुनर न होने की वजह से ऐसा हुआ, अगर सर्टिफिकेट के साथ उन्हें स्किल होता तो दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती थी उनको। लेकिन हुजूर, जिन अल्फा पर तो काम करो जो आने वाले 10 सालों के बाद, 15 सालों के बाद जो विकसित राष्ट्र का हम स्वरूप देख रहे हैं उसके लिए काम करने वाले हैं। सारे शिक्षा बोर्डों को, मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड को नहीं, मैं तो सारे बोर्ड से भी हमेशा निवेदन करता हूँ कि भारत सरकार ने हमारे जन्म इसलिए किया, लेकिन एनईपी में तो उसने लिखा है ना इस तरह करने के लिए, तो आप भी चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे नेशनल बोर्ड हो, क्यों नहीं डिज़ाइन कर देते हो ऐसा कि सारे भारत के बच्चों को एक इंक्लूसिव एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन के साथ एकेडमिक एजुकेशन, सामर्थ्य के साथ संस्कार, मूल्यों के साथ स्वभाव, लोकतांत्रिक जीवन जीने की पद्धति, वैचारिक स्वायत्तता, शोध और बोध के साथ खड़ा होने का हम क्यों नहीं एक दृश्य दे सकते हैं? तभी हम कह सकते हैं भारत माता की जय और अखंड भारत का निर्माण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ आप जुड़े और बड़ी बेबाकी से आपने शिक्षा व्यवस्था पर अपनी बात रखी। और जिस तरीके से लगातार अब लोग शिक्षा से, शायद उस मुख्य धारा से जो अलग हो रहे थे, दूर जा रहे थे, मुझे लगता है कि आपकी बात सुनकर वो शायद उस मुख्य धारा में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हमारे साथ डॉक्टर एनपी सिंह जो कि फॉर्मर आईएएस हैं और इस वक्त भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बड़ी खुलकर शिक्षा व्यवस्था पर बात रखी। और ये बेहद खास मेहमान हैं जो कि इस वक्त नई शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने के लिए बेहतर तरीके से अपना काम कर रहे हैं।